Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 की यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पेपर 1 की जो आपकी यूनिट 1 है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होंगे। इसमें हम जानेंगे बेसिकली टीचिंग क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, क्या फैक्टर्स होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी किया लेकिन थोड़ा नए तरीके से करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप पुरानी वीडियोस देखने में जो है इंटरेस्टेड ना हो, तो ये न्यू वीडियोस आपकी रहेंगी। इस यहाँ पर जो भी कुछ न्यू ऐड ऑन करना होता है वो यहाँ पर हुआ है। तो वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लास्ट तक देखेंगे ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर्स। यानी कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ये क्यों हम इसको अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, क्यों यूजीसी जो है वो हमसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछता है। तो यूजीसी का जो मोटिव है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछना वो क्या है, वो ये देखना है कि जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया तो अब ये एलिजिबल हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये देखा जाता है इस टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू क्या उनमें टीचिंग की एबिलिटीज़ हैं, टीचिंग स्किल्स उनमें हैं या नहीं है। तो टीचर की यहाँ पर असेसमेंट की जाती है बेसिकली। तो ये जो टीचर की असेसमेंट होती है ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू की जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि एक तरह से हम कहते हैं ना कि अरे भैया वो तो टीचर है ना। टीचर को माना जाता है आपकी आपकी लैंग्वेज में, आप अगर पढ़ेंगे साइकोलॉजी में या टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो जो आपका टीचर होता है वो होता है आपका सुविधा प्रदाता। ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर की जो भूमिका है वो एक सुविधा प्रदाता की है, सुगमकर्ता की है, ठीक है। सुविधा प्रदाता, सुगमकर्ता, तो ये टीचर की भूमिकाएं हैं कि टीचर जो है वो क्या करता है, बेहतर तरीके से अपने लेक्चर को डिलीवर करता है स्टूडेंट तक। स्टूडेंट्स की लाइफ में आ रही जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाई हैं, उनसे उनको ओवरकम कराने में उनकी हेल्प करता है। उनको कंसेप्ट समझ में आए उसके लिए वो क्या करता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करता है। तो वही चीज़ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है एंड यू हैव टू 4 ऑल्टरनेटिव फॉर दैट क्वेश्चन। तो आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं, आपका अप्रोप्रिएट आंसर कहाँ जा रहा है, क्योंकि सारे ही मोस्टली हमें स्टेटमेंट जो होगी वो नेगेटिव दिखेगी कंप्लीटली, अदरवाइज जो बाकी के स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत नियर बाय ऑप्शंस हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड ऑल द ऑप्शंस आर जो ऑप्शंस आपके होते हैं दे आर, तो जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नियर बाय होते हैं। तो उनमें से हमको अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है और जो अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करता है कैंडिडेट, उससे उस कैंडिडेट का असेसमेंट होता है कि वो टीचिंग एबिलिटीज़ कितनी रखता है, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स किस टाइप की हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में एबल है या फिर नहीं है, इस वजह से ये टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली रखा जाता है। Now, it is a mode of evaluating the performance of individuals who wish to pursue the profession of teaching। वही सेम थिंग है कि ये एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके टीचिंग की प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या उनमें टीचिंग की एबिलिटी है, क्या हमें उनको टीचर बनने का चांस देना चाहिए, क्या वो ये जो आपका
टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है इसको बेहतर तरीके से कंडक्ट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ऑल दैट। दिस मेथड रेफर्स टू द नेसेसरी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मेथड होता है ये क्या करता है, ये जितनी भी नेसेसरी क्वालिटीज़ जिनकी ज़रूरत होती है एक टीचर बनने के लिए, तो उनसे यहाँ पर रेफ़र करता है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे, शिक्षण योग्यता शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। यह उन व्यक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक तरीका है जो शिक्षण के पेशे को अपनाना चाहते हैं। यह विधि एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक गुणों को क्या करती है, संदर्भित करती है। क्लियर है यहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। बस एक सिंपल सा मोटिव है कि जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, जो टीचिंग की फील्ड में जाना चाहता है, उसमें एग्जैक्टली टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, वो स्टूडेंट को टीच कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को वो फॉलो कर रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड कंडक्ट कराया जाता है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे एंड जानेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर द डिज़ायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो द डिज़ायर्ड वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। तो टीचिंग जो शिक्षण है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, क्योंकि इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक तरह से क्या है, बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे कि जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, वो जितनी उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। देखिए डिज़ायर्ड नॉलेज मीन्स कि सबके पास डिज़ायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, लाइक उसको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, लिटिल बिट, उसको लिटिल बिट हिंदी लैंग्वेज उसको प्रॉपर आनी चाहिए, सो दैट वो अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके, अपने आसपास कम्युनिकेट कर सके। उसको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है तो वो जो जनरल इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। एंड उसको जनरल मैथ्स आनी चाहिए सो दैट अगर वो कोई भी सामान खरीदने जा रहा है तो वो वहाँ पे आराम से मोल भाव कर सके, ठीक है, गुणा भाग कर सके और कितने पैसे उसको देने, कितने लौटाने, ये सब वो काम कर सके, इसलिए उसको मैथ्स भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर वही कहा है कि जो टीचिंग है इसको एक एक्टिविटी की तरह डिफ़ाइन किया जाता है जिसमें कि जो चाइल्ड होता है वो सीखता है और क्या करता है, डिज़ायर्ड नॉलेज को एक्वायर करता है, जितनी नॉलेज उसको रिक्वायर्ड है उसको सोसाइटी उसके सर्वाइवल के लिए उसको जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस नॉलेज को वो एक्वायर करता है। उसी के साथ साथ वो स्किल्स भी एक्वायर करता है। आप देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सम आर स्किल्ड एंड सम हैव एबिलिटी। तो मैं आपको स्किल और एबिलिटी में हर बार जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं स्किल वर्ड आता है या फिर एबिलिटी वर्ड आता है, मैं आपको हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती चलती हूँ, अभी भी बता देती हूँ। देखिए स्किल एंड एबिलिटी, स्किल एंड एबिलिटी हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। स्किल एंड एबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या कह सकते हैं एक ही पेरेंट की जो है वो पेरेंट के चिल्ड्रन है लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। हम अपने भाई के जैसे होते हैं, हम उसको रिजेंबल करते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, है ना। हम अपने बहन के आइडेंटिकल नहीं होंगे बट हम उसको रिजेंबल करेंगे, हाँ इन केस ऑफ ट्विंस तो एक्सेप्शन है ये। लेकिन तो अगर मैं स्किल की बात करूँ तो स्किल क्या होता है, आपका कौशल होता है। कौशल का मतलब होता है कि किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना, किसी काम को बेहतर तरीके से करना, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना जो है वो आपका क्या है, वो आपकी स्किल है, ठीक है। और एबिलिटी क्या है, तो किसी काम को करने की क्षमता होना। एबिलिटी क्या है, किसी काम को करने की क्षमता, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। किसी काम को करने की क्षमता आपकी क्या है, एबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्लास में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम इज़ रीता एंड सेकंड नेम इज़ सीता।
मैंने दोनों को एक टास्क दिया, सेम टास्क दिया, और मैंने दोनों को बोला कि कल तुम लोगों को घर से एनिमल्स का चार्ट बना के लाना है, जिसमें या तो आप जिसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल को बना लाइए या फिर डिफरेंट एनिमल जू में बना लाइए। तो आपको एक एनिमल का चार्ट बना के लाना है। मैंने अपनी क्लास की दोनों गर्ल्स से कहा। नेक्स्ट डे जब वो गर्ल्स आती हैं तो मैंने देखा कि जो रीता का चार्ट पेपर है उसमें जो कलर, मतलब उसको हम कह सकते हैं, उसमें जो कलरिंग की गई है, उसमें जो ड्राइंग की गई है, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन चुना गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एकदम आप कहोगे कि उसके चार्ट पेपर में आपको क्लीनिंग दिखाई दी है, क्लैरिटी दिखाई दी है, ठीक है, क्लैरिटी दिखाई दी है, क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल कलर बिल्कुल बाहर नहीं गया, एकदम ऑन द लाइन है, तो बहुत सुंदर है। वहीं अगर मैं बात करूं सीता की, तो सीता ने भी सेम चार्ट पेपर बनाया है, बट उसमें क्या है, हाँ उसने बनाया है प्रॉपर, आप उसको देख के कहोगे कि हाँ अगर एलिफेंट बनाया तो हाँ ये एलिफेंट है, देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है उसमें कह सकते हैं कि एक वो बात नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसके जो कलर्स हैं थोड़े से, उसने कलर कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं किया। उसके क्या है कि मान लीजिए इसमें उसने कलर किया तो यहाँ पे उसका पैचेस पड़ गए, यहाँ डार्क कलर हो गया, यहाँ थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कलर लाइट हो गया, यहाँ अगेन डार्क हो गया, फिर यहाँ लाइट हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि क्या है, एक फ्लॉ नहीं है, ठीक है, बीच बीच में कहीं ना कहीं पैचेस पड़ रहे हैं, तो उसको भी कलरिंग का सेंस नहीं है, ठीक है। बनाने में भी क्या हो रहा है कि ये वाला जो मान लीजिए उसके एलिफेंट बनाया उसने, तो एलिफेंट की 4 लेग्स हैं, तो 2 लेग्स का एक का साइज़, मतलब साइज़ सेम नहीं है, कहीं थोड़ा सा लाइनिंग में मिस्टेक हो रही, प्रॉब्लम हो रही, लेकिन बस एलिफेंट बन गया है। तो यही डिफरेंस है कि एक कोई काम बेहतर तरीके से करना, बिल्कुल करेक्ट मैनर में करना, नीट एंड क्लीन करना, क्लैरिटी के साथ करना, दैट इज़ अ स्किल। एंड एक काम कि आपको काम करना आता है बस, तो दैट इज़ एबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे थे, बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि बच्चे को जो भी डिज़ायर्ड नॉलेज होती है, ठीक है, या फिर कुछ स्किल्स जो भी होती हैं उसके अंदर, बच्चा वो सीखता है किसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू, एंड इसी तरह से वो सोसाइटी में रहता है, ठीक है। अगर वो स्किल्ड नहीं होगा, अगर उसमें कोई किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं होगी, तो वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास डिज़ायर्ड नॉलेज नहीं होगी, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स अगर नहीं जानता होगा, तो उसका सोसाइटी में सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि फॉर द सर्वाइवल वी नीड डिज़ायर्ड नॉलेज, ठीक है। ये सभी को पता है कि हमें व्यवहारिक ज्ञान तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो टीचिंग जो है वो बेसिकली इज़ अ प्रोसेस विच कैन बी कैरीड आउट फॉर्मली और इनफॉर्मली। अब देखिए टीचिंग जो है, जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि वो आपका फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है, कि एक फॉर्मल तरीके से आपको लेटर भेजा जाता है और एक इनफॉर्मली वे में आपको सिर्फ कॉल कर दिया जाता है कि आपको आना है या फिर आपकी जॉब लगी है, दैट। तो सिमिलरली टीचिंग भी जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी 2 तरह से हो सकती है, पहला फॉर्मली और दूसरा इनफॉर्मली। एक औपचारिक शिक्षण भी आप करते हैं ना, औपचारिक शिक्षण भी जब आप स्कूल में जाके सीख रहे हो, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीख रहे हो, जब आप किसी टीचर से सीख रहे हो, तो आपकी जो टीचिंग यहाँ पर है वो फॉर्मल है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और उस गलती से आप सीख रहे हो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल। आपने क्या किया, खाना बनाया, ठीक है, आप खाना बना रहे हो किचन में, एंड आपने क्या किया कि आपने क्या बना रहे हो, आप चावल बना रहे हो, ठीक है, लाइक आपने 2 ग्लास चावल लिए, ठीक है, आपने 2 ग्लास चावल लिए और उसमें आपने 2 ग्लास ही पानी रख दिया, ठीक है। सीटी बजी, जब खोला कुकर तो आपने देखा कि जो चावल हैं वो दे आर लाइक अ खीर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट हैं। तो अब आपको समझ में आया कि अच्छा, यानी कि मेरे को ना 2 ग्लास चावल में 2 ग्लास पानी नहीं रखना है, 1 ग्लास पानी रखना है, ठीक है, कल से यही करूँगी। तो ये जो आपने चीज़ सीखी कि 2 ग्लास चावल के लिए 1 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल टीचिंग। ये जो टीचिंग है ये इनफॉर्मल है, क्योंकि आपने ये कार्य करते करते सीखी, किसी ने आपको ये सिखाया नहीं, ठीक है। आप क्या करते हैं, लाइक मैं आपको एक अदर एग्जांपल, हाँ, आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते आप मोबाइल में बिजी हैं अपना, और आपके ठोकर लग जाती है, आप गिर जाते हो, तो आप फिर देखते हो कि अरे मुझे को ना जब रास्ते पे चलना तो मेरे को मोबाइल लेके नहीं चलना, ये आपने सीखा। तो ये आपका इनफॉर्मल टीचिंग है, ठीक है। आप कहीं जाते हो, अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाते हो, वहाँ आप देखते हो कि
आपका जो आपके साथ का वहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, आपका कज़िन होगा डेफिनेटली। तो आपका कज़िन जो है वो सबसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, सबसे बहुत फ्रेंडली बात कर रहा है, ठीक है, सबकी जो है वो ओवे कर रहा है, मतलब सबका कहना मान रहा है। तो आपने उससे सीखा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा रूड रहता हूँ, मेरे घर पे कोई आता है मैं तो उसको पानी के लिए भी नहीं पूछता, वो पानी के लिए पूछ रहा है, उनको चाय नाश्ता करा रहा है, बहुत प्यार से उनको बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उसका नेचर है। तो आपने उससे सीखा और नेक्स्ट टाइम आपने भी वही सेम चीज़ की। तो भी आपने कैसे सीखा, इनफॉर्मली सीखा, क्योंकि एज सच आप कुछ इस ऐसी इंटेंशन के साथ नहीं गए थे कि आपको ये ऐसा कुछ सीख के आना है, ये सिर्फ आपने वहाँ देखा। ऐसे ही हम लोग कभी कभी किसी रिलेशन में ही जाते हैं, ठीक है, किसी के घर पे जाते हैं और वो हमें कोई एक यूनिक सी डिश बना के खिलाता है। वो डिश हमें बनानी नहीं आती, हम उससे पूछते हैं ये क्या है, वो कहता है ये तो हमने ढोकला बनाया है, या फिर आप कह सकते हो कुछ भी बनाया है, पास्ता बनाया है। अच्छा, बहुत टेस्टी था, कैसे बनाया? तो उसने बस ऐसे ही आपको सिंपल बता दिया, कुछ नहीं ऐसे ऐसे करके बनाया। तो अच्छा, तो बस उसने आपको कोई एक रिटन में रेसिपी नहीं दी, उसने ओरली आपको बोल दिया, आपने वही सुना और आपने वो चीज़ घर आके ट्राई की और आपने सीख लिया। तो ये कैसी हुई? आपकी इनफॉर्मल टीचिंग हुई। आप प्लानिंग के साथ नहीं गए थे कि भैया मैं उसके घर जा रहा हूँ तो ढोकला बनाना सीख के आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम 12th तक जो है वहाँ से पढ़ के आएंगे, तो 12th तक की नॉलेज हम लेकर आएंगे, उसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे तो हम अपना कोर्स वहाँ से कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। तो वो आपकी फॉर्मल टीचिंग होती है। जब आप कोई काम मन से करते हो, प्री प्लान्ड होती है जब आपकी कोई भी थिंग, तो वो आपकी फॉर्मल है। लेकिन जब कुछ प्री प्लान्ड नहीं है, सडनली आप कुछ भी सीख रहे हो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल। किसी से भी सीख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका इनफॉर्मल हो जाता है। फिर से अब देखेंगे, इनफॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस विद इन दी फैमिली वाइल फॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड दी फैमिली। सिंपल वही कि आप जो कह सकते हो, जो इनफॉर्मल टीचिंग आपकी होती है वो आपकी फैमिली के अंदर ही होती है। आप अपनी फैमिली से ही सीखते हो ना। शुरुआत में आप जब बोलना शुरू किया होगा तब आपको कोई टीचर सिखाने नहीं किया था, बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटा दीदी बोलो, बेटा पानी पीने के लिए मांगो, बेटा ग्लास से पानी पीते हैं, है ना, बेटा अगर आपने कोई भी चीज़ कोई भी कुरकुरा खाया, चिप्स खाया, तो उसका रैपर आपको बाहर फेंकना है। तो ये आपकी इनफॉर्मल टीचिंग होती है और ये आप अपनी फैमिली में सीखते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखते हो। ये आपको टीचर सिखाने नहीं आता, इसके लिए आपको स्कूल नहीं भेजा जाता है। आपको खाना स्पून से खाना है, आपको राइट हैंड का यूज़ करना है। खाना खाते टाइम आपको मिर्च लगती है तो आपको पानी पीना है, ठीक है। भूख लग रही है तो आपको खाना है, आपको नहाना है। तो ये सब जो चीज़ें आपने सीखी, ये अपनी फैमिली में सीखी, और यही जो सीखना है दैट इज़ इनफॉर्मल। बट वही जब आप फैमिली से बाहर जाके कुछ सीख रहे हो दैट इज़ फॉर्मल, ठीक है। फैमिली से आप बाहर कब जा रहे हो? जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप अपने टीचर से सीख रहे हो। तो फॉर्मल टीचिंग शुड बी कैरीड आउट बाय एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। जो फॉर्मल टीचिंग होती है वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा दी जाती होती है, एंड टीचर्स के द्वारा होती है, एडिटर्स के द्वारा होती है, एट्सेट्रा। शिक्षण की अवधारणा, तो शिक्षक को एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बच्चे को वांछित ज्ञान और कौशल सीखने और प्राप्त करने के साथ साथ समाज में रहने के वांछित तरीके भी सिखाती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे औपचारिक या अनौपचारिक रूप से भी किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षण परिवार के भीतर होता है, जबकि औपचारिक शिक्षण परिवार के बाहर हमें देखने को मिलता है। औपचारिक शिक्षण अनुभवी संकाय, शिक्षकों, संपादकों आदि द्वारा किया जाता है। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के साथ कि टीचिंग की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं बेसिकली। तो सबसे पहली विशेषता जो है, इट इज़ टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। टीचिंग जो होती है वो आपके एक गतिशील वातावरण में होती है। गतिशील वातावरण, डायनेमिक वातावरण इन द सेंस कि यहाँ पर सब कुछ आपका रनिंग में होता है, वहाँ आप कुछ सीख रहे होते हो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि पूरे टाइम ऐसा बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, आज आप पूरे दिन आज आप पढ़ लो स्कूल में और फिर आपकी छुट्टी है 3 मंथ्स की, फिर किसी दिन आ जाना और फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो ऐसे आपकी टीचिंग नहीं होती है। तो टीचिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस होती है। आप आज स्कूल गए, आप स्कूल से आए, आपने ट्यूशन पढ़ा, आपने अपने डेली एक्टिविटीज़ जो भी आपको करनी है की, आप सोए, अगेन मॉर्निंग हुई, आप अगेन स्कूल जा रहे हो, अगेन सेम थिंग फॉलो हो रही है, फिर आप घर आ रहे हो, फिर आप लंच कर रहे हो, फिर आप ट्यूशन जा रहे हो, फिर आप खा रहे हो, फिर आप सो रहे हो, अगेन मॉर्निंग हो रही है, आप अगेन स्कूल जा रहे हो। तो यही है कि टीचिंग जो है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है, एक गतिशील एनवायरनमेंट में होती है। अगर कुछ रुका हुआ ठहरा हुआ है तो वहाँ आपकी टीचिंग
नहीं होगी और टीचिंग होगी भी नहीं। और टीचिंग का मतलब बेसिकली मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि टीचिंग सिर्फ एक शिक्षण नहीं है, टीचिंग सिर्फ एक टीचिंग नहीं है, बल्कि क्या है, टीचिंग इज़ एनीथिंग या फिर इज़ सच अ थिंग जब आप क्या कर रहे हो, कुछ एक्वायर कर रहे हो, जब आप आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, दैट इज़ टीचिंग। आप कुछ सीख रहे हो और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हो, तो वो टीचिंग है। और अगर टीचिंग डायनामिक नहीं होगी, अगर आप आज स्कूल जाके पूरे 3 महीने बाद स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल जाके 3 महीने बाद स्कूल जाएंगे, तो आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि आप कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे। हम एक ही बार में कुछ नहीं सीख जाते हैं। आप आज स्कूल जाते हो, आज आपको पढ़ाया, कल आप स्कूल गए, कल आपको पढ़ाया, तो आप धीरे धीरे करके सीखते हो, 3-4 बार में सीखते हो, तो तब सीखने में आता है। और फिर जब आप डेली उसको ड्रिलिंग करते हैं तो आपको वो हैबिट में आ जाता है, आपके प्रैक्टिस में आ जाता है। बट वही, और फिर आप उसको अपने जो आपका आप कह सकते हो कि आपका व्यवहार है उसमें आप इसको उतार लेते हो। वहीं अगर ये स्टैटिक हो, वही सेम थिंग कि एक दिन चलेगा, फिर 3 महीने तक नहीं जा रहे, तो आज भी आप कुछ नहीं सीख पाए और अब आगे 3 महीने नहीं गए, फिर आप 3 महीने के बाद जाओगे, तब तक कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा, वो भी आप नहीं सीख पाओगे, फिर बाद में जाओगे, तो इस तरह से टीचिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए टीचिंग जो होती है वो आपकी, याद रखेंगे, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस हम इसको एज कह सकते हैं। नाउ टीचिंग इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। टीचिंग जो होती है बेसिकली आपकी एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, आपकी एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। इसमें आप अपने संज्ञान से जो है वो सोचते हो। अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू आपको टीच कर रही हूँ। इफ़ आई एम नॉट यूजिंग माई सेंस ऑफ ह्यूमर, देन आई विल नॉट एबल टू टीच यू एनी वे। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई कह सकते हो कॉमन सेंस या फिर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर मेरी टीचिंग एबिलिटी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, तो आपको पढ़ाने के लिए मेरे को किसका यूज़ करना पड़ रहा है, अपने कॉग्निशन का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर मैं अपने माइंड का यूज़ ना करूँ, अपने संज्ञान का यूज़ ना करूँ, अपनी नॉलेज का यूज़ ना करूँ, तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती। ठीक है, कॉग्निशन में का मतलब है कि आपके दिमाग में, आपके ज्ञान से जो कुछ भी चीज़ें उत्पन्न हो रही, ज्ञान के साथ आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम में पढ़ा होगा, लाइक मैंने अपना बीएड किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपका साइकोलॉजी पढ़ा होगा, तो साइकोलॉजी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, तो मेरे को पता है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसको ही यूज़ करके उस पर मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कन्वे कर रही हूँ उसको। तो वही चीज़ है कि टीचिंग जो होती है वो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। संज्ञान के द्वारा आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा पाने में सक्षम होते हैं, बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि समझा पाते हैं। टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल, टीचिंग जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता। ठीक है, टीचिंग आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता। फॉर टीचिंग यू हैव टू टेक अ लॉन्ग टाइम। लाइक आप देखते हैं, आप एक क्लास को पास करने के लिए आपको बेसिकली 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आप पूरे साल पढ़ते हो, पूरा ईयर पढ़ते हो, तब जाके आप एक क्लास जो है वो क्वालिफाई कर पाते हो। आप जब हायर एजुकेशन में जाते हो, लाइक आप अपने यूजी कोर्सेज में जाते हो, तो आपको 3 to 4 ईयर्स, 5 ईयर्स भी कहीं कहीं, तब जाके आपका इस 3 ईयर्स और ईयर्स 5 ईयर्स की ड्यूरेशन के बाद आपका एक कोर्स कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है, लेंदी पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है वो टीचिंग नहीं होगी। ठीक है, ट्रेनिंग भी आपकी एक ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कोई ट्रेनिंग कराओगे, है ना, 1 मंथ की ट्रेनिंग आप करोगे, तो एक लंबा समय आपको चाहिए होता है टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो शिक्षण में अध्ययन और प्रशिक्षण की एक लंबी अवधि जो है वो यहाँ पर शामिल होती है, कम टाइम में कुछ नहीं होता। इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। बिल्कुल, इसमें स्वायत्ता का जो स्तर होता है वो बिल्कुल उच्च होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोफेशन। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है, वही चलता रहता है, सेम थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, वही फर्स्ट क्लास को, आज मैं मान लीजिए फर्स्ट क्लास की टीचर हूँ, अभी मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, ये बच्चे पास आउट हुए, दूसरे बच्चे आएंगे, फिर से उन्हें मैं वही सब चीज़ें पढ़ाना शुरू करूँगी जो मैंने अभी जो मेरे बच्चे गए थे उन्हें मैंने पढ़ाया था, वही मैं यहाँ फिर इन बच्चों को पढ़ाऊँगी, फिर ये बच्चे भी जाएंगे, फिर और आएंगे, उनको भी मैं वही सेम चीज़ पढ़ाऊँगी, और वो भी यहाँ जो पढ़ के गए हैं उसी का आप आगे अपडेटेड वर्जन जो है पढ़ते रहेंगे, बस उनका लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा। तो यही आपकी क्या है कि जो टीचिंग होता है वो आपका एक कंटिन्यूस प्रोफेशन होता है, रुकता नहीं है, स्टैटिक नहीं होता। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस।
टीचिंग जो होती है वो एक आर्ट, एक कला भी होती है और एक विज्ञान भी होता है। ठीक है, आप अपना कह सकते हो साइंस एंड आर्ट दोनों का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हो। लाइक आप फैक्ट्स का भी यूज़ करते हैं, आप डायग्राम्स का भी यूज़ करते हैं, आप ड्राइंग का भी यूज़ करते हैं, आप पोएम का भी यूज़ करते हैं, आप एक्टिविटी का भी यूज़ करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट का भी यूज़ करते हैं। तो आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप ड्राइंग यानी कला का भी यूज़ करते हैं, और आप विज्ञान यानी जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, तो आप साइंस का भी यूज़ यहाँ पर करते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये जो टीचिंग होता है ये बहुत हम कह सकते हैं निकटता से जुड़ा होता है। किससे? सीखने से, लर्निंग से, ट्रेनिंग से, शिक्षण से। ठीक है, इन सभी से बहुत ज़्यादा निकटता से जुड़ा होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये एक तरह की सोशल सर्विस का एक पार्ट होता है और इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं। आपके टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यह इस एक प्रकार की सामाजिक सेवा है और इसमें शिक्षण के जो है वो विभिन्न स्तर होते हैं। नाउ अभी हम लास्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, so factors affecting teaching. So following are the factors that affect the process of teaching. तो कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट भी करते हैं। टीचिंग की विशेषताएं तो हमने देख ली कि वो अभी आपका कंटिन्यूस है, आपका डायनामिक है, आपका कह सकते हो साइंस भी है, आपका आर्ट भी है। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण जो आपके शिक्षण को प्रभावित करेगा दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, कि टीचर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। लाइक आपसे मैं अगर कहूँ कि कोई भी कैसे समझ लो कि एनटीटी वाला कोई कैंडिडेट है और उससे कह दिया जाए कि भैया तुम जाओ और 6 क्लास को पढ़ाओ, 6 क्लास में इंग्लिश पढ़ाओ, 6 क्लास में साइंस पढ़ाओ, तो क्या वो बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने 12th के बाद एनटीटी किया, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है हायर एजुकेशन में पढ़ाने का। लेकिन हाँ, एनटीटी है तो वो आपके किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है टीचर की वो मैटर करती है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, कब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कब नहीं किया, किस सब्जेक्ट से किया। मान लीजिए वो हिंदी का टीचर है, ठीक है, उसने हिंदी से एमए किया है और हम उसको इंग्लिश पढ़ाने दे रहे हैं, हम उसको साइंस पढ़ाने दे रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा और कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है टीचर की, उसी के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट्स देने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाए। ठीक है, लाइक अगर उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि वो किंडरगार्टन के लिए अप्रोप्रिएट है तो उसको किंडरगार्टन पढ़ाने दें। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा है कि वो 1st to 5th पढ़ाने के एबल है तो उसको 1st to 5th पढ़ाने दिया जाए। ठीक है, तो जिस लेवल का वो है उस लेवल के क्लासेस उसको प्रोवाइड की जाए, जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करता है वो सब्जेक्ट उसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और अपना जो भी उसका सब्जेक्ट है प्रॉपर, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कह सकते हैं कि उसमें उसको मास्टरी जो है वो आप कह सकते हो महारत हासिल होनी चाहिए। कुछ नहीं आ रहा तो पढ़ के बच्चों को बताएं, लेकिन बेसिक नॉलेज उसके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। नाउ एडिक्वेट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर टू कैरी हिज वर्क इफेक्टिवली। अब शिक्षक को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए भी पर्याप्त कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर पर्याप्त कौशल नहीं होगा तो टीचर अपना काम जो है प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसके पास कौशल होना चाहिए। लाइक कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़, आप कोई भी फाइल आप बना रहे हो तो उसमें आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्रिएटिव तरीके से कुछ जो है वो कर रहे हो। एक्सपीरियंस टीचर्स बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अब कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस भी अफेक्ट करता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस टीचर्स जो होंगे वो बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल कर पाएंगे स्टूडेंट की क्वेरीज़ को, क्लासरूम के मैनेजमेंट को। वहीं अगर नए टीचर होंगे तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होगा तो टीचिंग प्रभावित होगी। ठीक है, द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, द टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन हैंडलिंग इट्स एक्टिविटी। अब कहा गया कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए, और जो टीचर है यहाँ पर इस एक्टिविटी को प्ले करते हुए एक हम कह सकते हैं वाइटल रोल प्ले करती है। लाइक क्लासरूम एनवायरनमेंट हमने पहले भी काफ़ी बार देखा कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके टीचिंग को प्रभावित करता है।
अलग अलग वेज में। लाइक मान लीजिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो उस नॉइज़ की तरफ आकर्षित होगा और क्लास में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यूस नॉइज़ की वजह से टीचर की वॉइस आप तक क्लियर ना आ रही हो, ठीक है, आप कुछ का कुछ समझ रहे हो, टीचर हेड कह रही है सर वाला और आपको जो हैव का पास्ट फॉर्म होता है वो वाला हेड सुनाई दे रहा है। तो ये सब जो ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम और द हम कह सकते हैं कि क्लासरूम और जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट नियर बाय यू। ओके, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लासरूम का एनवायरनमेंट प्लस आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो भी प्रभाव डालता है और इसमें जो टीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। सो दैट्स इट इन दिस पार्ट, इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर कि हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, इसका आगे का, जहाँ पर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।